दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और मैसिव ऑब्जेक्ट है, जिसके वजूद की बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी, इसकी हीट और लाइट यहाँ पर ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा सूरज ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है और इसका फ्यूल है हाइड्रोजन, जिसे ये हर लम्हा अरबों टन हीलियम के अंदर बदल कर खारिज होने वाली एनर्जी यानी हीट और लाइट को पैदा करता है। दोस्तों, सूरज भी एक सितारा है और इस कायनात का निज़ाम है कि सितारे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, लिहाजा सूरज का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। जब सूरज अपना तमाम फ्यूल ख़त्म कर लेगा तो इसका साइज़ मुसलसल बढ़ने लगेगा, यानी कि ये रेड जायंट में बदल कर एक बड़े धमाके से फटने की तैयारी करेगा, जिसे साइंस की ज़बान में सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तब तक हम ज़मीन पर मौजूद इंसानों का क्या होगा, क्योंकि सूरज का साइज़ सुपरनोवा धमाके से पहले तकरीबन अपने सबसे करीब प्लैनेट यानी मरकरी, वीनस और ज़मीन को भी अपने अंदर समा लेगा। जब ये ज़मीन के इस कदर करीब होगा तो इसकी शदीद गर्मी और कशिश शकल के बायस समंदरों का पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, सब्ज़ा और हरियाली बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन एक जलती हुई भट्टी के अंदर बदल जाएगी, जिसके बाद इंसानों का ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा अगर तब तक इंसान ज़मीन पर मौजूद रहे तो इन्हें कोई नया घर इस कायनात की वसअतों के अंदर कहीं पर ढूंढना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द, वरना इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का फ्यूल ख़त्म होने के अंदर अभी तकरीबन 8 से 10 बिलियन साल मजीद लगेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर ये वक्त आने से पहले हम अपनी ज़मीन को बचाकर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल कर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद करीब 3 सितारे यानी अल्फा सेंटोरी के पास चले जाएं, जो कि हमारी ज़मीन से 2.5 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और इस मकसद के लिए हम 10,000 बहुत बड़े स्टेल्थ इंजन या थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करें जो ज़मीन की बुनियादों के अंदर लगाए गए हों और हमारी ज़मीन को पुश करके सोलर सिस्टम के बाहर धकेल दें, जिसके बाद हम सोलर सिस्टम से बाहर जा सकें, ताकि इंसानी तहजीब को मज़ीद अनएक्सपेक्टेड ख़तरात और खलाई दुश्मनों से बचाया जा सके। अब सुनने में यकीनन ये आपको एक नाकाबिले यकीन कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि भला पूरी की पूरी ज़मीन को रॉकेट्स के ज़रिए हरकत करवाना कैसे मुमकिन है, या फिर यूं कहें कि हमारी पूरी की पूरी ज़मीन को कुछ रॉकेट्स के ज़रिए भला कई हज़ार साल का सफ़र करवाना किस तरह से मुमकिन है, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसके क्या भयानक नताइज होंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट पर एक चाइनीज़ स्पेस साई-फाई फिल्म वंडरिंग अर्थ को बनाया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है और फ्यूचर में इंसानों के साथ आने वाले इसी हादसे की पेशन गोई और इसके बाद होने वाली तैयारियों की पेशन गोई करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को और इसके कॉन्सेप्ट्स को साइंसी बुनियादों पर जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2061 से, जब ज़मीन पर अचानक माहौल बदलना शुरू हो जाता है। खून को जमा देने वाली ठंड -87 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है, जिससे बचने के लिए पिछले 17 सालों से लोग ज़मीन के नीचे कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए थर्मल सूट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड कॉलोनीज के अंदर लोगों की बेताशा तादाद की वजह से सारे लोग इसके अंदर नहीं समा सकते, लिहाजा जो लोग ज़मीन की सरफेस पर मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। अब हमारे सूरज का साइज मुसलसल बढ़ रहा है और ये रेड जायंट बनकर ज़मीन के मुसलसल करीब आ रहा है। अगर अब इंसानों ने कुछ ना किया तो ये बहुत जल्द ज़मीन को अपने अंदर भाप बनाकर समा लेगा। ज़मीन पर मुसलसल तूफान, सुनामी और ज़लज़ले मामूल बन चुके हैं। पूरी दुनिया इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर यूनिफाइड गवर्नमेंट या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के नीचे इकट्ठा होती है और फैसला करती है कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत बड़े साइज़ के इंसानियत के बनाए गए अब तक के सबसे बड़े स्टेल्थ इंजन या 10,000 थ्रस्टर ज़मीन खोद कर इसकी बुनियादों के अंदर लगाए जाएं, जो ज़मीन को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल कर एक जेट की तरह हमारे करीबी सितारे यानी अल्फा सेंटोरी तक ले जाएं, जिसमें 2500 साल का वक्त लगेगा। कई जनरेशंस की मुसलसल मेहनत के बाद ज़मीन को सोलर सिस्टम से पुश करके निकालने के लिए ये थ्रस्टर या इंजन आखिरकार काम करना शुरू हो जाते हैं। इन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एक ना ख़त्म होने वाली बेताशा एनर्जी फराहम की जाती है, और कुछ हीरोज़ इंसानी तहजीब को बचाने का जिम्मा उठा लेते हैं, जिसमें वो कामयाब रहते हैं और ज़मीन एक बहुत बड़ी बॉल के जैसे खला के अंदर सफ़र करने लगती है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ज़मीन 17 साल के मुसलसल सफ़र के बाद गैस जायंट यानी कि जुपिटर के करीब पहुंचती है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। इंसानों का ख्याल था कि वो जुपिटर की ग्रेविटी को एक फ्यूल के तौर पर ज़मीन को हरकत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी दौरान इनके इंजन्स के अंदर अचानक से खराबी आने लगती है, जिसके बाद ज़मीन पर शदीद तूफान, सुनामी और जुपिटर का ज़मीन का एनवायरनमेंट कैप्चर करने की वजह से पहले से ज़मीन पर मौजूद हवाई जहाज़ एक एक करके गिरने लगते हैं। इस वक्त अगर इंसानों ने कुछ नहीं किया तो ज़मीन जुपिटर के अंदर जाकर समा जाएगी, इसका मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो जाएगा। जुपिटर मुसलसल ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है
और इस पर मौजूद रेड स्पॉट जो कि ज़मीन से साइज के अंदर 2 गुना बड़ा है, अब ज़मीन से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लिहाजा ये पूरी इंसानी नस्ल को बचाने का वक्त है और कोई भी एक गलत फैसला पूरी की पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। अचानक इंसान सोचने लगते हैं कि जुपिटर हाइड्रोजन से बना एक गैस जाइंट है और अगर ज़मीन पर लगे सबसे बड़े इंजन के जरिए इसे इग्निशन किया जाए तो उसके जवाब के अंदर जुपिटर का एनवायरनमेंट वापसी ज़मीन को धक्का देकर अपने एनवायरनमेंट से निकाल सकता है, जिसके लिए हम इंसानों को तमाम इंजन स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये तरीका काम करता है और 5 मिनट के बाद एक शदीद एनर्जी वेव ज़मीन को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जुपिटर के एनवायरनमेंट से बाहर धकेल देती है, जिसके बाद इंसानों का अल्फा सेंटोरी सितारे की जानिब सफ़र जारी रहता है और इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के यूनिक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन एनिमेशन के बावजूद इस फिल्म को सिर्फ 6 की रेटिंग मिली है, जो कि इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह है साइंस और स्पेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस मूवी के अंदर नज़रअंदाज करना, जिसके बगैर ये फिल्म बिल्कुल एक गैर हकीकी और कहानी सी लगती है। और इन्हीं साइंस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके समझने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि क्या कभी मुस्तकबिल के अंदर ऐसे इंजन्स बनाना जो कि पूरी की पूरी ज़मीन को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल कर दूसरी दुनिया की तलाश के अंदर हम इंसानों की मदद करें, क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस इवेंट के लिए यानी सूरज को रेड जायंट बनकर फटने के लिए तकरीबन 8 से 10 बिलियन साल का वक्त मजीद दरकार है, लेकिन इस फिल्म के अंदर साल 2061 को दिखाया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सूरज की तबई उम्र पूरी होने से पहले ही ये फट जाए और हम इंसानों को साल 2061 के अंदर ये इवेंट देखने को मिल जाए? सो ये काफ़ी इनलॉजिकल कॉन्सेप्ट था कि इंसान इतनी जल्दी इतने बड़े इवेंट को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि इंसानी तारीख इस वक्त तकरीबन सिर्फ 40,000 साल पुरानी है। इसके बाद दूसरी वजह, इंसानों के पास बनाया गया अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट इंजन को F1 इंजन कहते हैं, जो कि सैटर्न की सरफेस के लिए इस्तेमाल हुआ और 1967 से 1973 के दौरान इसे तैयार किया गया। ये अब तक का इंसानों का तैयार करदा सबसे पावरफुल इंजन है, जो कि सिर्फ एक रॉकेट को ही खला के अंदर पुश करने की ताकत रखता है। लेकिन फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि ज़मीन पर लगाए गए इंजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 6000 फुट ऊंचे हैं। तो फिर सवाल यह है कि इतने बड़े साइज के इंजन को बनाना भला कैसे मुमकिन है? इनके लिए मशीनरी, मेटल, लेबर और इलेक्ट्रिक आलात के लिए सदियों की मेहनत दरकार है, जिस पर इंसानों के मौजूदा तमाम वसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंसान इन वसाइल के बगैर भला कैसे गुजारा करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 10,000 ऐसे इंजन्स की बात कर रहे हैं जिन्हें ज़मीन की तह के अंदर खोद कर फिट करना एक अलग बहस है। इसके अलावा एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट जिसे फिल्म के अंदर मिस किया गया है वो ये है कि जब अचानक ज़मीन के थ्रस्टर्स के जरिए इसे पुश किया जाएगा तो ज़मीन के अपने महवर के गिर्द घूमने और सूरज के गिर्द घूमने का मदार रुक जाएगा, जैसे अचानक से तेज़ रफ्तार चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा दी जाए, जिससे अचानक ज़मीन पर बेहद ऊंचे तूफान उठेंगे। सुनामी और तूफान की लहरें ज़मीन को घेर लेंगी और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ हवा में तैरने लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मूवी के अंदर ज़मीन के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद का नामो निशान भी नहीं दिखाया गया, जिसकी ग्रेविटी ज़मीन पर असरअंदाज होती है और समुद्री पानी को अपनी कशिश की वजह से नॉर्मल रखती है। और ये रातों को ज़मीन पर अपनी रोशनी को निछावर करता है, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में ज़मीन पर तूफान आएंगे और रातें मजीद काली हो जाएंगी। दोस्तों, मजीद दिखाया जाता है कि जुपिटर ज़मीन के इंतहाई करीब मौजूद है और इसका रेड स्पॉट भी देखा जा सकता है। फिल्म के अंदर 2061 की बात हो रही है, यानी कि तकरीबन आज से आने वाले 40 सालों बाद की। लेकिन साइंटिस्ट की हालिया रिसर्च के मुताबिक यानी कि जुपिटर का रेड स्पॉट आने वाली 2 दहाइयों के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिल्म के अंदर इसे भी नज़रअंदाज किया गया है। इसके बाद सूरज की हीट और ग्रेविटी से निकल कर दिखाया गया है कि ज़मीन पर टेम्परेचर -84 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। स्पेस हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जुपिटर के करीबी तरीन चांद पर भी टेम्परेचर -181 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सवाल यह है कि ज़मीन के जुपिटर के इतना करीब पहुंचने पर यह -84 डिग्री सेल्सियस तक कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये चंद वो अहम तरीन कॉन्सेप्ट थे जिनको इग्नोर करने पर साइंस और स्पेस लवर्स के दिल के अंदर ये फिल्म अपनी बेहतरीन और यूनिक स्क्रिप्ट के बावजूद बिल्कुल जगह ना बना पाई। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।